गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल 247 पर। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान का महामैराथन देखेंगे जो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए महत्वपूर्ण होगा और ये सीटेड बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। शुरू से अंत तक देखिए, काफ़ी प्रश्नों की जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए, पहला ही प्रश्न है, प्रकाश वर्ष का मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? चाल का, दूरी का, प्रकाश का या विद्युत धारा का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूरी का। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। क्या होता है? पारसेक, जो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को मापा जाता है। एक वर्ष में प्रकाश जितनी चाल, यानी एक वर्ष में प्रकाश की चाल को प्रकाश वर्ष कहा जाता है और यह दूरी का मात्रक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रहों की गति किस प्रकार की गति है? तो देखिए, जो वस्तु सीधी रेखा पे गतिशील हो, सीधी रेखा पे गतिशील हो, वो रैखिक गति कहा जाता है या सरल रैखिक गति? क्या कहा जाता है? रैखिक गति में होना कहा जाता है। और जो एक सेंटर को मानकर वृत्तीय पथ पर गतिशील हो, जैसे सूर्य की परिक्रमा करते हैं ना ग्रह, तो ये वृत्तीय गति कहलाता है। और दोलनी गति क्या होता है? घड़ी का पेंडुलम आप देखे हैं, घड़ी का पेंडुलम ये निश्चित समय अंतराल पे अपने जगह को दोहराता है, जैसे झूले की गति, नाव की झूले, तो वो दोलनी गति कहलाता है। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह है। रक्त सर्वदाता जो किसी को भी दे सकता है, ये ओ है। और ये ए बी सर्वग्राही, सर्वग्राही रक्त समूह जो किसी से भी ले सकता है, ये ए बी है। यानी यूनिवर्सल डोनर ओ है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सभी सदिश राशि हैं। यहाँ सभी नहीं, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है जिसके पास परिमाण भी हो और दिशा भी हो? क्या हो? दिशा भी हो। तो ये देखिए, दूरी अदिश है, समय अदिश है, द्रव्यमान अदिश है। वेग जो है यह सदिश राशि है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, और वेग का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। चाल का भी मात्रक देखिए, चाल का है तो चाल का भी मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन चाल एक अदिश राशि है, इसके पास दिशा नहीं होता है, परिमाण होता है। अगला प्रश्न है, गैसों में ऊष्मा का चालन किस विधि द्वारा होता है? तो देखिए, ऊष्मा का चालन निम्नलिखित 3 विधियों द्वारा होता है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है 3 विधि द्वारा। एक होता है चालन, नेक्स्ट होता है संवहन, और तीसरा होता है विकिरण, रेडिएशन, विकिरण। तो यहाँ प्रश्न है, गैसों में ऊष्मा का चालन किस विधि द्वारा होता है? तो ये विकिरण विधि द्वारा। संवहन होता है द्रव में और चालन होता है ठोस में। यानी जब आप किसी लोहे को गर्म करते हो और दूसरा सिरा पकड़ते हैं तो गर्म महसूस होता है। स्टील के कप में चाय पीते हैं तो गर्म चाय डालने पर कप भी गर्म हो जाता है। तो वैसे ऊष्मा का स्थानांतरण ठोस में जब होगा तो चालन विधि द्वारा, द्रव में होगा संवहन विधि द्वारा, गैसों में होगा, जैसे सूर्य का जो ऊष्मा आता है पृथ्वी तक, वो विकिरण विधि द्वारा आता है, क्योंकि गैसों में स्थानांतरण होता है। बिल्कुल चीज़ों को समझाते हुए मैं आपको साइंस हो, सोशल साइंस हो या फिर गणित हो, बेसिक से इस चैनल पर सिखाता हूँ। फिर भी आप वीडियो देखते हैं, लेकिन लाइक आजकल बहुत कम आ रहा है। या तो आप हमसे नाराज़ हैं या फिर जितने भी हमारे साथी हैं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को, वो वीडियो नहीं देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, रक्त का पीएच मान होता है। तो रक्त जो है क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय होता है, और इसका पीएच मान 7.4 होता है।
जिस पदार्थ का pH मान 7 हो वो उदासीन होता है। पानी का pH मान कितना होता है? 7। ना अम्लीय होगा ना क्षारीय। 7 से कम हो तो ये अम्लीय कहलाता है, अम्लीय होता है कोई पदार्थ। और 7 से अधिक हो, 7 से अधिक किसी भी पदार्थ का pH मान तो वो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। कैसे प्रवृत्ति का होगा? क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो देखिए, मानव शरीर के सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन यहाँ सेल्सियस दिया है जो कि गलत है। तो उत्तर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए, तापमान मापने के लिए हम लोग थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। थर्मामीटर जिसका रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, और इसमें जो द्रव पदार्थ भरा होता है वो पारा होता है। यही एकमात्र ऐसा धातु है और गैलियम जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो थर्मामीटर में कौन सी धातु भरा रहता है? तो पारा। इसका रेंज कितना होता है मानव थर्मामीटर का? तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दही का जमना, बर्फ का बनना, कागज का फटना, ये तो भौतिक अभिक्रिया है, ये भी भौतिक अभिक्रिया है। दही का जमना, दूध से दही बन जाएगा तो दही से फिर दूध नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब जब किसी वैसी अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ का निर्माण हो जाए और पुनः वह अपनी पुरानी अवस्था में न आ पाए, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो दही का जमना जो है ये रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। दूध में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस दही में। मानव थर्मामीटर का रेंज होता है, अभी मैंने बताया था, 1 नंबर मान करके आप लोग इसका जवाब देंगे। निम्नलिखित में खरीफ फसल है, आसान प्रश्न है, 2 नंबर मानकर इसे भी आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन है गेहूँ, आलू, मटर या धान। निम्नलिखित में जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन है हैजा, पोलियो, टाइफाइड, मलेरिया। तो ये तो प्रोटोजोआ जनित रोग है, ये वायरस जनित रोग है। बचा टाइफाइड। तो आपको 3 नंबर मानकर इस प्रश्न का जवाब देना है। कोशिका की खोज किसने किया था? 4 नंबर प्रश्न मानकर आप लोग जवाब देंगे, कोशिका की खोज किसने किया था। और इसमें ऑप्शन में है ही नहीं कोशिका की खोज किसने किया था। देखिए, बता ही देता हूँ मैं, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था, मृत कोशिका की। जीवित कोशिका की बात की जाए, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो आप कहेंगे लीवेनहॉग। रॉबर्ट ब्राउन क्या किए थे? तो ये कोशिका के केंद्रक की खोज किए थे, केंद्रक की। डी डुबे लाइसोसोम की खोज किसने किया था? लाइसोसोम। तो आप कहेंगे डी डुबे। अगला प्रश्न है, दाब का सही मात्रा होता है, दाब का सही नहीं, एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। देखिए, दाब बराबर होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो 1 पास्कल बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए, सक्षमता में पूछा गया प्रश्न अब देख लेते हैं, जहाँ से मैं इसलिए प्रश्न बोलता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में लड़ेगा, क्योंकि सक्षमता में जो भी प्रश्न पूछा है उसी आधार पर चैप्टर से प्रश्न लेता हूँ, बनाता हूँ वीडियो और आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। फिर भी आप लोग देख करके लाइक नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि या तो आप हमसे नाराज़ हैं या फिर जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे वो अभी वीडियो को नहीं देख रहे हैं। परीक्षा जब
आ जाएगा, डेट घोषित हो जाएगा, 2-4 दिन बच जाएगा, तब आप सोचते हैं कि एक हाली जन्म घुटी पी ले जाके दे दे। ऐसा नहीं होता है। मैं बोलता हूँ ईमानदारी से आप प्रत्येक दिन 30 मिनट मात्र अगर पढ़ते हैं तो सक्षमता में 120 प्लस स्कोर आपका कोई नहीं रोकेगा। निम्नलिखित में कौन सा जलीय जीव नहीं है? ऑप्शन है मेढक, डॉल्फिन, व्हेल, ऊंट। तो ये तो आप जवाब दे सकते हैं। 4 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। निम्नलिखित में कौन सा मच्छरों द्वारा उत्पन्न फैलने वाली बीमारियों का एक समूह है? ऑप्शन है चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड। तो टाइफाइड होगा नहीं। हैजा, डेंगू, मलेरिया। आगे देखते हैं। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, टाइफाइड। ये भी नहीं होगा। हैजा इसमें है तो ये भी नहीं होगा। ये जो आपका चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, ये आपका मच्छरों से फैलने वाला रोग है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, विटामिन हमें डैश से प्राप्त होते हैं। वी गेट प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन फ्रॉम। तो ये सब चीज़ें हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। सही अगर मात्रा में ये चीज़ें हमें प्राप्त होते हैं भोजन से तो वो संतुलित आहार कहा जाता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालने की कला कहलाती है। तो ये रेशम उत्पादन यानी सेरीकल्चर कहलाती है। एपीकल्चर जो होता है मधुमक्खी पालन के लिए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, आप देख लेंगे। हवा या नमी के संपर्क में आने पर निम्नलिखित में से कौन सा रंग भूरा हो जाएगा? तो जो लोहा का रंग है ये भूरा हो जाएगा और इस पर जंग लग जाएगा। जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। और लोहा का संकेत होता है एफी, फेरम। सोना का संकेत होता है, यहाँ बता दूं, सोना का संकेत होता है एयू, चांदी का संकेत होता है एजी, और ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है कौन? चांदी। अगला प्रश्न, रेगिस्तान के जैविक घटक का एक उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊंट। एक सामग्री जो बिजली को अपने माध्यम से गुजरने नहीं देती है वह डैश है। तो जब बिजली विद्युत धारा और ऊष्मा को अपने से होकर के पास नहीं होने देती है उसे कुचालक पदार्थ कहा जाता है। कुचालक, जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब कुचालक पदार्थ है। तो आंसर हो जाएगा इंसुलेटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है? चांदी, लोहा, तांबा, रबर। 6 नंबर प्रश्न मानकर आप लोग जवाब देंगे। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन का अधूरा दहन देता है। तो देखिए पेट्रोल और डीजल जो कोई भी अगर अधूरा दहन करे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। क्या देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि जहरीली गैस के रूप में ये जानी जाती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, कथन पूरा करें। अनवीकरणीय संसाधन है। तो देखिए जिनके पास सीमित स्टॉक हो वो तो समाप्त हो जाएगा, तो यही चीज़ अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन स्तनपायी परिवार से संबंधित नहीं है? या स्तनपायी का मतलब है जो अपने बच्चे को जन्म देकर दूध पिलाए। कुत्ता, व्हेल, चमगादड़ या मेढक। तो सही जवाब हो जाएगा मेढक। ये स्तनपायी नहीं है, ये अंडप्रजक है। क्या है? अंडप्रजक है जो अंडा देता है। और इसे एम्फीबियन भी बोला जाता है, उभयचर। उभयचर मेढक को। चींटियाँ अपनी भावना के कारण एक पंक्ति में चलती हैं, तो गंध के कारण। चींटियाँ जब चलती हैं तो वो गंध छोड़ती हैं और उसी गंध पे दूसरी चींटी चलती हैं, जिसके कारण कहा जाता है कि चींटियाँ लाइन में चलती हैं। तो गंध के कारण। ईंधन जलाने से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ईंधन जलाने से हमें ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या हो जाएगा? गर्मी यानी हीट।
जल का जलवाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो ये वाष्पीकरण एवोपरेशन कहलाता है। जब जल जलवाष्प में बदलता है तो उसे वाष्पीकरण कहा जाता है। और जब वर्षा की बूंद बनकर वर्षा होता है तो उसे संघनन कहा जाता है। संघनन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पानी। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8। हम उन जानवरों को क्या कहते हैं जो जमीन और पानी दोनों पर रहने में सक्षम है? मैंने अभी चर्चा किया था उभयचर का। क्या किया था? उभयचर। तो यहाँ देखिए कहीं है उभयचर, एम्फीबियंस, यही हो जाएगा उत्तर। निम्नलिखित में कौन स्तनपायी परिवार से संबंधित नहीं है? रिपीट किया है प्रश्न। तो ये था आज का महामैराथन क्लास, जिसमें आपने 30 से अधिक प्रश्नों को देखा और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी आप समझे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आप सभी अगर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करेंगे और जो मैं प्रश्न पूछा हूँ उसका जवाब देंगे। साथ ही साथ आपको वीडियो कैसा लगता है, आप किस ज़िला से हैं, आपका नाम क्या है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि मैं चाहता हूँ कि पूरे 38 जिला से शिक्षक इस चैनल पर जुड़े और विशिष्ट शिक्षकों से जुड़ी या शिक्षा विभाग से जुड़ी किसी भी खबर को आप सरल भाषा में समझना चाहते हैं या जानना चाहते हैं क्विक समय में, तो आप मेरे पहले चैनल जीके स्टडीज़ जिस पे तिरंगे का निशान है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।